नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आज हम उस सेक्टर की बात करेंगे जिसमें हाल ही में गवर्नमेंट ने बहुत जोश भरा है। मैं बात कर रही हूँ टेक्सटाइल सेक्टर की। जी हाँ, ये सेक्टर आपने देखा ज़बरदस्त एक्शन में है क्योंकि सरकार ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं, चाहे वो PLI स्कीम्स के तहत हो या मेगा क्लस्टर्स जो अब भारत बनाने जा रही है अंडर आत्मनिर्भर भारत। मेरे साथ इस वक्त एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर जो कि जाने जाते हैं अपने ज़बरदस्त काम के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर UP सिंह, टेक्सटाइल सेक्रेटरी, हमारे साथ इस वक्त शो में है। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया सर। सबसे पहले सर, टेक्सटाइल सेक्टर जैसा हमने देखा पिछले कुछ समय से बड़ा एक्शन में है और आपने कार्यभार संभाला है रफली अराउंड जनवरी 2021, इसी साल। 10-11-12 महीने हो रहे हैं। जो अनाउंसमेंट्स आई हैं इस बार, स्पेशली बजट से जो शुरुआत हुई और अब तक हम सुन रहे हैं लगातार टेक्सटाइल सेक्टर पर सरकार खास करके एक्सपोर्ट में एक बड़ा नाम क्रिएट करना चाह रही है। तो पहले तो सर बताएं आपके खुद के अनुभव अब तक के और किस तरीके से और किस डायरेक्शन में हम इस सेक्टर को जाते हुए देखेंगे। देखिए, जैसा कि सबको पता है टेक्सटाइल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, GDP में कंट्रीब्यूशन काफ़ी सब्सटेंशियल है, जैसा कि आप जानती हैं। एक्सपोर्ट में भी करीब 10 से 12% जो है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल का होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर के बाद, कृषि के बाद जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वो ये सेक्टर है एक्चुअली। तो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के ख्याल से हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के ख्याल से हो या वो GDP में कंट्रीब्यूशन के ख्याल से हो, इस सब ख्याल से टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है और इसीलिए सरकार ने इस पे काफ़ी ध्यान दिया है। बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण सेक्टर है, सरकार ने ध्यान दिया और अनाउंसमेंट्स भी कई तरीके की आई हैं। बट दिक्कतें भी इस सेक्टर में काफ़ी हैं सर, और क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत सारे इसमें हम बोलेंगे पार्टिसिपेंट्स हैं अलग अलग लेवल पर, तो एक एक करके जो एड्रेस करने की कोशिश की गई है इस सेक्टर की दिक्कतें, सर उस पर बताइए। और जो अब तक आपका स्टेक होल्डर से कंसल्टेशंस चलते रहते हैं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी क्या इमर्ज होकर आ रही है? देखिए, जैसा कि आपने खुद बताया, टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो फ्रैगमेंटेड सेक्टर है इंडिया में। जनरली सेक्टर्स में जैसे स्पिनिंग है, स्पिनिंग कहीं और होती है, वीविंग कहीं और होती है, प्रोसेसिंग कहीं और होती है, गारमेंटिंग कहीं और होती है। तो इससे क्या होता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज़्यादा होता है, साथ में समय भी काफ़ी लगता है। तो एक तो जो आपने बताया मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर PM मित्र स्कीम, वो प्राइमरली दो चीज़ों पे फोकस्ड है। एक तो फोकस है स्केल। कई बार हम स्केल में पीछे पड़ जाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा इंपोर्ट का ऑर्डर हमारे यहाँ आता है तो हमारी कंपनियाँ उसे पूरा नहीं कर पाती हैं क्योंकि हमारे पास वो स्केल नहीं है जो हमारे कुछ कंपटीटर्स के पास है। तो स्केल लाएगा। दूसरा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ये सारा बिजनेस जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है या इंडिया में जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो काफ़ी कम मार्जिन पे चलता है एक्चुअली। तो अगर हम टेक्सटाइल जो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसको हम कम कर दें तो हमारे काम काफ़ी कम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो एक तो PM मित्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क में इसको दूर करने की कोशिश की गई है। एक्सपोर्ट के लिए पहले भी जैसा कि आप जानती ही हैं कि ROSCTL स्कीम को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है उसी रेट पे। जो प्रोडक्ट्स ROSCTL में कवर नहीं है उसके लिए रॉटेप भी लाया गया है। तो ये दोनों खासकर एक्सपोर्ट के लिए हैं। उसके बाद जो PLI स्कीम जो अनाउंस की गई है वो हमारा है प्राइमरली मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, क्योंकि ये दो ऐसे क्षेत्र हैं कि अगर इन दोनों क्षेत्र में एक्सपोर्ट्स बढ़ने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इंडिया में जो टेक्सटाइल है वो प्राइमरली कॉटन बेस्ड कह सकते हैं या नेचुरल फाइबर बेस्ड टेक्सटाइल है, जबकि वर्ल्ड ओवर जो मार्केट है वो प्राइमरली मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल का सेक्टर है। तो उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। ओके, टेक्निकल टेक्सटाइल फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल की बात की आपने और इस पर एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट भी सरकार ने रहा, 5 गुना 5 साल में हम करने की जो बात कह रहे हैं। वाकई सर ये अचीवेबल होगा और कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल अचीवेबल होगा क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट अभी टेक्निकल टेक्सटाइल में ज़्यादा है नहीं है। अच्छा, तो बेस छोटी है तो आप कह रहे हैं? बेस छोटी है, बट उसके अलावा भी ऐसा है कि देखिए वर्ल्ड में अभी करीब टेक्निकल टेक्सटाइल का कंजम्पशन अप्रॉक्सीमेटली $250 बिलियन है, जो कि इंडिया में करीब 20 बिलियन $20 है। तो हमारा शेयर करीब 8% के आसपास है। हमारा पेनिट्रेशन लेवल जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल का बहुत कम है, 5 to 10% पेनिट्रेशन लेवल है टेक्निकल टेक्सटाइल का। तो इसमें बढ़ने की संभावना दोनों के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए और एक्सपोर्ट दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। सर एक और जो दिक्कत हम देख रहे हैं इस वक्त, कॉटन प्राइसेस ने ज़बरदस्त एक स्पाइक देखा। ऑफ कोर्स थोड़े से कूल ऑफ तो हुए हैं बट अभी भी दिक्कतें हैं। ये जो राइजिंग
कॉटन प्राइसेस है ये क्लियरली एक तरह से दबाव डालती है मैन्युफैक्चरर्स पर, उस पे क्या सरकार कुछ सोच रही है, किस तरह से प्राइस स्टेबलाइजेशन लाया जाए? देखिए ऐसा है कि जो अभी कमोडिटी प्राइसेस जनरली भारत में भी और बाहर भी कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं। ये केवल कॉटन तक सीमित नहीं है और भारत तक सीमित नहीं है। आप कोई भी जैसे स्टील देख लीजिए, अब स्टील के प्राइसेस कैसे हैं, तो सारे कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं, तो कॉटन के प्राइसेस भी हाई हैं। लेकिन कॉटन प्राइसेस हायर होना हो सकता है कि एक सेगमेंट के लिए, एक वैल्यू चेन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात होगी, बट केवल किसानों को देखिए, हमारे यहाँ एकरे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है कॉटन में प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है। हम करीब उतने ही 350-360 लाख बेल्स हर साल उत्पादन करते हैं। तो अगर फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिलता है, जैसे अभी एमएसपी से बहुत ज़्यादा प्राइस फार्मर्स को मिल रहे हैं, तो अगर फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिलता है तो अगली बार फार्मर्स जो है वो कॉटन को ज़्यादा उगाना चाहेगा, उसका एकरेज बढ़ेगा। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए कि फार्मर्स को अच्छे प्राइस उसके क्रॉप के मिल रहे हैं और मार्केट फोर्सेस से ही मिल रहे हैं। ओके, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी? लेकिन ऐसा है कि इस साल एक्सपेक्ट किया जाता है कि कॉटन प्राइसेज जो हैं वो थोड़े हायर रहेंगे। जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो जहाँ पे लेटर से 75 सेंट्स 80 सेंट्स के आसपास प्राइसेज होती, इस बार नॉर्मल भी वो 95 सेंट्स के आसपास प्राइसेज रहेंगी। अगर यही प्राइसेज रही जो आप उम्मीद कर रहे हैं, तब ज़रूरत पड़ेगी सरकार को एक्शन लेने की, या आपने उतना फैक्टर इन किया हुआ है? नहीं, देखिए मैंने वही कहा कि कोई भी सरकार को वही स्टेप्स लेना चाहिए जो सारे सेगमेंट के लिए हो। हम केवल एक सेगमेंट के हिसाब से अपना डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे लिए रॉ मटेरियल, जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है यार्न, वो भी ज़रूरी है, स्पिनिंग इंडस्ट्री भी ज़रूरी है। सर, बजट है अराउंड द कॉर्नर, आई एम श्योर अभी आपके पास ज़बरदस्त रिकमेंडेशंस आ रही होंगी, रिक्वेस्ट आ रही होंगी, क्या करना चाहिए सेक्टर के लिए। ऑफ कोर्स आप एक बैलेंस व्यू लेके चलेंगे, बट क्या लगता है 2 से 3 चीज़ें जो इस सेक्टर को आगे ग्रो करें, जो आपने एक विजन बनाया है, चाहे वो एक्सपोर्ट के फ्रंट पे बनाया हो या एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, तो 3-4 चीज़ें क्या सरकार कर सकती है या करना चाहिए एड्रेस इस बजट में? देखिए कुछ चीज़ें तो पहले भी जो स्टेप्स लिए जा चुके हैं, जैसे मैंने कहा ROSCTL की बात हो, रॉडटेप की बात हो एक्सपोर्ट के लिए, जैसे मैंने बताया कि अब जो PLI स्कीम और जो मेगा टेक्सटाइल पार्क हैं उसमें बेसिकली अब वो इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे है कि कितनी जल्दी हम उसकी प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग कर पाएँ। एक्चुअली सिमिलरली टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को हम और जैसे कैसे कार्यक्षम कर पाएँ, और भी हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं। बाई एंड लार्ज हमारी मिनिस्ट्री को ऐसा मानना है कि जहाँ तक रॉ मटेरियल की उपलब्धता जो है वो ईजी हो, तो उसके लिए कई जगहों पे जैसे विस्कोज स्टेबल फाइबर पे एंटी डंपिंग ड्यूटी थी, उसको हटाई गई। तो इस ढंग से और भी कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। तो जो बाकी आपको पता ही है कि जब बजट होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर खुद जो हैं वो सारे स्टेक होल्डर से डिस्कशन करती हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं डिफरेंट वैल्यू चेन के, उनके साथ भी डिस्कशन होगा और जो सेक्टर के हित में होगा वैसा ही डिसीजन लिया जाएगा। डेफिनेटली सर, अफोर्डेबल टेक्सटाइल इंफ्रा एक एरिया है जहाँ पर बहुत काम हो रहा है, होना भी चाहिए। तो किस तरीके से डेवलप हो रही है सर वहाँ पे चीज़ें, और कब तक आप देखते हैं वो प्रॉपर्ली बन जाएगा, वेयर वी नीड दैट टू बी? देखिए ऐसा है कि कुछ स्कीम्स तो पहले से ही चल रही हैं इस पे, जैसे हमने इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का SITP स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए गए हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, स्पेशली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, वो होती है पोल्यूशन की, जो एफ्लुएंट्स आते हैं। तो उसके लिए हम इंटीग्रेटेड IPDS स्कीम जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट स्कीम। उसके बाद टफ्स के डिफरेंट जो हमारे वर्जन्स हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पुरानी मशीनें हैं पावर लूम्स के, उसको कैसे अपग्रेड किया जाए। तो ये सब तो अभी चल रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आएगा वो आएगा मेगा टेक्सटाइल पार्क के जरिए, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। उसमें प्लग एंड प्ले फैसिलिटी होगी, उसमें बड़े प्लेयर्स भी आएंगे, छोटे प्लेयर्स भी आएंगे, और हम ये भी मानते हैं कि उससे FDI फ्लो भी काफ़ी बढ़ेगी। क्योंकि अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार कि उसको एक ज़मीन को लेना, तरह तरह के क्लियरेंसेज लेना, वहाँ बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, लॉजिस्टिक्स की सुविधा, तो ये सारी चीज़ें अगर एक प्लेटर पे मिलेंगी तो FDI को भी मदद करेगा। तो अपार्ट फ्रॉम जो हमारी स्कीम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया SITP, IPDS, ATUPS एट्सेट्रा, इसके अलावा जो मेगा टेक्सटाइल पार्क की PM मित्र स्कीम है, ये टेक्सटाइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को
स्ट्रेंथ करने में काफ़ी मदद करेगी। श्योर सर, ये दोनों चीज़ों पर मैं जानना चाहूँगी थोड़ी और डिटेल, स्पेशली PLI स्कीम की बात की आपने, किस तरीके का रिस्पांस मिला है अब तक, और आपको स्टेक होल्डर्स या कंपनीज क्या कह रही हैं, उनको और क्या चाहिए, और कुछ बड़े ब्रांड्स क्या इंडिया में देख रहे हैं एज अ एक्सपोर्ट हब बनाएं, इंडिया में ही प्रोड्यूस करें फॉर द वर्ल्ड, डोमेस्टिक कंपनीज तो करें ही बट दूसरे और बड़े प्लेयर्स कुछ ऐसे प्रपोजल्स हैं क्या, और साथ ही में मेगा क्लस्टर्स की आपने जो बात की, कब तक पूरे होंगे, क्या जगह कब तक डिसाइड होके उस पर काम होगा, हम कब तक देख पाएंगे वो फुल फ्लेजेड फ्लरिश हो रहे हों? देखिए, ऐसा है कि पहली बात PLI की बात करें तो PLI स्कीम कैबिनेट अप्रूवल के बाद उसको नोटिफाई किया गया, उसकी गाइडलाइंस भी बन चुकी है जी। अब ऐसा हुआ कि जब हमने फाइनल गाइडलाइंस पे कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कशन किया, जो प्रोस्पेक्टिव जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कुछ चीज़ें सुझाई हैं। तो अभी हम 13 तारीख को, अगले सोमवार को, एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनी हुई है जो कैबिनेट सेक्रेटरी अध्यक्षता में होती है, उसकी मीटिंग एक की जा रही है कुछ चीज़ों को लेके। जैसे उन्होंने कुछ कहा है कि कुछ जो हमने लाइन सेलेक्ट की हैं मैनमेड फाइबर की, तो उसमें कुछ लाइंस को बढ़ाया जाए, या वैसे ही एक दो और छोटे छोटे चीज़ें हैं, दैट इज़ मोर इन द नेचर ऑफ क्लैरिफिकेशन। बट एक बड़ी चीज़ यही है कि वो चाह रहे हैं कि कुछ और लाइंस भी उसमें ऐड हों। ओके हाँ, और तो वो इन प्रिंसिपल आपको लगता है हो जाना चाहिए? अब वो YGOS में सोमवार को डिस्कशन होगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि रिस्पांस हमारा बहुत अच्छा है, और जितनी हमारे पास ये फंड लिमिटेड स्कीम है, तो जितने हमारे पास फंड्स हैं उसके हिसाब से हमें सफिशिएंट प्रपोजल्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये तो हुई PLI स्कीम्स की बात। सर, मेगा क्लस्टर भी जैसा कि आपको बताया कि कैबिनेट अप्रूवल होने के बाद उसको भी स्कीम को नोटिफाई कर दिया गया है, और उसका अभी जस्ट हमने तैयार किया है उसकी गाइडलाइंस एक्चुअली। तो अब हम स्टेट से उस पोजीशन पे हैं कि स्टेट से हम प्रपोजल मंगाएंगे। ये अलग बात है कि कई सारे स्टेट्स ने, करीब 10 या 11 स्टेट्स ने उसके पहले भी हमें प्रपोजल्स भेजे हैं। मतलब वो उनकी बेसिकली इंटेंशंस हैं ये कहते हुए, क्योंकि उसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 1000 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। तो कई सारे स्टेट्स ने हमें बताए हैं कि हमारे पास 1000 एकड़ ज़मीन है। और ग्लोबल प्लेयर्स, सर, कोई बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स जो देख रहे हैं इंडिया को बेस बनाना? ऐसा है कि हम उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइमरली इन मेगा टेक्सटाइल पार्क्स एक्चुअली। अभी तक PLI में जो ज़्यादा हमें मिले हैं वो डोमेस्टिक प्लेयर्स ही हैं, बट डोमेस्टिक प्लेयर्स जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे इंटरेस्टेड हैं। हाँ, उसमें से कुछ जो हैं वो अपने लिए जॉइंट वेंचर भी करने वाले हैं, लेके आने वाले हैं। ओके, तो बड़े नाम हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। एक दिक्कत सर, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओवरऑल हमेशा से एक काइंड ऑफ अ लेगेसी इशू हम बोल सकते हैं, ड्यूटी हमेशा बड़ी हाई कहा जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट्स। यहाँ पर कई चीज़ों में कहा गया है कि भाई ये इंडिया क्यों नहीं सही बेस बन सकता, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी, चाहे एंटी डंपिंग की बात हो, कस्टम्स ड्यूटी, तो वहाँ पर कुछ रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। सर, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, स्पेशली रॉ मटेरियल पे तो इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी रैशनलाइज की हुई है। अधिकांश जगहों पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। इनफैक्ट कॉटन पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से टेकअप किया है कि कॉटन पे भी इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाए एक्चुअली। और विशेषकर जो ELS कॉटन है, जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वैरायटी ऑफ कॉटन होता है, उस पर तो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारा उत्पादन भी कम होता है। तो देखिए, ये जब ड्यूटी लगाए जाते हैं तो उसका दोनों पर्पस है। जो रॉ मटेरियल बनाता है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, कोई बहुत ज़्यादा डंपिंग कोई ना कर दे, जैसे चाइना और बाकी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएटेड है। तो हमें रॉ मटेरियल वालों को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे रॉ मटेरियल में, बिल्कुल सही बात है, वो जरूरी है। तो इस वक्त एट दिस स्टेज जब हम देख रहे हैं सेक्टर भी एक तरह से ज़बरदस्त ग्रो करने की पोटेंशियल रख रहा है, आप छोटी छोटी चीज़ें एड्रेस कर रहे हैं, एक तो बड़ा सरकार का आत्मनिर्भर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से PLI, मेगा क्लस्टर एक्सेट्रा, तो इस वक्त जो जैसी सिचुएशन है वहाँ पर, जैसे आपने कॉटन की एग्जांपल दी जहाँ आपको लगा कि हाँ यहाँ पे वाकई इंपोर्ट ड्यूटी में चेंजेस लाने चाहिए, इसी तरह से और कोई स्पेसिफिक एरिया जहाँ हम देख सकते हैं कोई ट्वीक ऑफ ड्यूटी चेंज जो सरकार जिस बेसिकली हित में काम करे, जिसमें दोनों ही पार्टीज के लिए विन विन हो, तो कहीं और सर ऐसे एड्रेस कर सकते हैं कोई कंसर्न्स?
देखिए, ऐसा है कि ये तो कोई ऐसा नहीं है कि ये जो ट्विकिंग और ड्यूटी आदि में हो केवल बजट के माध्यम से हो, बाकी भी समय में भी होता रहता है। तो जैसे हमने कुछ दिन पहले जो विस्कोज स्टेबल फाइबर पे एंटी डंपिंग ड्यूटी थी, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी समाप्त कर दी गई, क्योंकि उसके जो यूजर्स थे उनका कहना था कि वीएसएफ में एंटी डंपिंग ड्यूटी हमारे लिए हितकर नहीं है। ठीक है। अब ऐसा है कि जो वीएसएफ बनाने के लिए जो चीज़ आती है, वो जो डिजॉल्व पल्प आता है, वुड पल्प, उस पर अभी जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी है 2.5% की। तो अभी हमने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से रिक्वेस्ट किया है कि चूंकि हमने वीएसएफ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी, तो जो वो पल्प आता है इंपोर्ट होके, उस पर भी कोई ड्यूटी ना लगे। तो रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। सो ऐसे ही कुछ और भी है, जैसे अभी था कि पॉलिस्टर स्पन यार्न पे एंटी डंपिंग लगाने की सिफारिश डीजीटीआर से हुई थी, लेकिन उस सिफारिश को नहीं माना गया है। तो अब ये हुआ है कि चूंकि हम पीएसवाई पे पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर स्टेपल यार्न पे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं, तो जो अभी इंपोर्ट ड्यूटी है पॉलिस्टर स्टेबल फाइबर पे, वो भी चली जाए तो फिर वो बैलेंसिंग हो जाएगी। तो उसके लिए भी हमने ये मैटर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से टेकअप किया है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ रही है, आर्ट सेक्टर के लिए क्या बदलाव चाहिए ड्यूटीज में, वो हम टेकअप करते हैं। बहुत बढ़िया, प्रोएक्टिवली आप रीच आउट कर रहे हैं। और रिस्पांस भी सर इस पे जल्द आने की उम्मीद है? नहीं, आते ही रहते हैं। जैसे बीएसएफ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा, पीएसवाई पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगी, तो ये सब तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के डिसीजंस हुए हैं। ओके, श्योर। जूट सर, यहाँ पर ज़बरदस्त फोकस है एक और सरकार का कि जूट को की कंजम्पशन बढ़ाई जाए। हम कैसे देखेंगे आगे उस पर फोकस सर, या सरकार ने जो करना था वो कर चुके हैं? क्योंकि ड्यूटी के माध्यम से तो काफ़ी वहाँ पर एक तरह से रिस्पाइट है। देखिए, ऐसा है कि जूट के लिए जो सबसे बड़ा सरकार ने कदम उठाया है, वो 1987 में एक एक्ट लाई गई थी, उसका कहते हैं जूट पैकेजिंग एक्ट। जूट पैकेजिंग एक्ट के अनुसार फूड ग्रेन्स जो हैं वो 100% जूट बैग्स में पैक होने चाहिए जी। तो गवर्नमेंट जो भी प्रोक्योर करती है, व्हीट प्रोक्योर करती है, राइस प्रोक्योर करती है, तो जूट बैग में पैकेज करने का है। तो एक वो मैंडेटरी है सर। हाँ, वो मैंडेटरी है। तो उससे ये होता है कि जूट मिल्स का मेजर प्रोडक्शन जो है वो गनी बैग्स या सैक्स ही हैं। उसका एक रेडीमेड मार्केट है, और उसकी प्राइसिंग भी गवर्नमेंट की एक प्राइसिंग फार्मूला जनरली रिकमेंड किया जाता है टैरिफ कमीशन के द्वारा। गवर्नमेंट उसको आइदर विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन मानती है, और उसके बेसिस पे हम उनकी प्राइस भी सुनिश्चित कर देते हैं। तो कोई मार्केटिंग की ऐसी दिक्कत नहीं है जहाँ तक जूट प्रोडक्ट्स हैं। और अगर जूट मिल उसको जूट को खरीदती हैं, तो ये जूट ग्रोअर्स जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी हमेशा एक सिक्योरिटी रहती है कि मार्केटिंग की दिक्कत नहीं होगी। एमएसपी का ऑपरेशन करने के लिए भी हमारे पास जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। वैसे आवश्यकता नहीं पड़ रही है कि आज के दिन में जूट की कीमत भी जो है वो एमएसपी से कहीं ज़्यादा है एक्चुअली। तो मार्केट फोर्सेस से हिसाब से लोगों को अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। लेकिन साथ में हमारी कोशिश ये भी है कि जूट एक इको फ्रेंडली फाइबर है एक्चुअली। और जिस ढंग से सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम पॉलीथीन को फेज आउट करें, एंड वर्ल्ड ओवर एक कंससनेस जग रही है कि नहीं, सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इको फ्रेंडली यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली फाइबर बहुत ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जूट एक गनी बैग एक प्रोडक्ट है, बट जूट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट जो हैं उसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है, इंडिया में भी है, एंड एक्सपोर्ट की भी डिमांड है। सिंपली केवल अगर हम इवन कैरी बैग जो शॉपिंग बैग होता है उसी में देखा जाए तो इसकी बहुत ह्यूज डिमांड है एक्चुअली। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जूट का प्रोडक्शन भी बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, और उसकी प्रॉपर मार्केटिंग भी हो पाए। कुछ और स्टेप्स लेगी सरकार इसके बढ़ावे के लिए इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एनीथिंग मैंडेटरी? नहीं, देखिए, अभी मैंडेटरी में उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अभी जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा की डिमांड है एक्चुअली। हम पूरी जितनी, क्योंकि क्या हुआ है कि प्रोडक्शंस में ज़्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 5 सालों में प्रोक्योरमेंट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उतनी डिमांड को अभी मिल ओनर्स जो हैं फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है। इनफैक्ट हमने गवर्नमेंट ने यह भी डिसीजन लिया है कि 20% जो चीनी भी पैक हो वो गनी बैग में पैक हो, एक्चुअली जूट बैग में पैक हो, लेकिन उसके लिए भी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स फोकस है कि इसको बढ़ाएं, बट ऑलरेडी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो पूरा यूटिलाइज हो ही रहा है। तो यहाँ आगे प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस
दिया जाए? प्रोडक्शन देखिए एरिया ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे क्रॉप्स एक दूसरे को compete करते हैं एरिया के लिए। अब टोटल एरिया तो बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे स्कोप है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की एक्चुअली। तो प्रोडक्टिविटी जो हमारे करीब अभी 25 क्विंटल के आसपास होती है, उसको आराम से 30-35 बनाया जा सकता है। तो उसके लिए काफ़ी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हम लोग भी, और जो ICR के इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे क्राइजेफ जैसे इंस्टीट्यूशन, ये सब लोग काम कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। श्योर सर। सेक्टर बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहा है सर। $250 बिलियन का टारगेट रख रहा है अगले 5 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाए भारत में। ये PLI स्कीम तो हो गई सर, और PLI स्कीम्स फिर आएंगी? नहीं, वो तो पहली तो देखिए अभी तो हम जिस स्टेज पे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये PLI स्कीम जिस ढंग से अभी इनिशियल लोगों के रिस्पांस हैं, इन्वेस्टर के रिस्पांस हैं, दूसरी बात है केवल PLI नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी आज के दिन में compete कर रही हैं एक दूसरे से कि वो अपने टेक्सटाइल पॉलिसी में या अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी बेनिफिट्स दें। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो बेनिफिट है वो दिस बेनिफिट और द स्टेट्स बेनिफिट इज इन एडिशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेनिफिट एक्चुअली। तो दोनों को मिला के, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स उनको भी बहुत आवश्यकता है आज के दिन में कि उनके यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट बढ़े एक्चुअली, और टेक्सटाइल से अच्छा एम्प्लॉयमेंट कोई और दूसरी इंडस्ट्री दे नहीं पाती है। तो मुझे लगता है कि अभी जो एक तो डिमांड बहुत अच्छा है, चाइना +1 सोर्सिंग है, चाइना कुछ स्पेस वेकेट किया है, उस स्पेस को फिलअप करने का हमारे यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में जैसे मैनमेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल, इनमें हम जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब आगे जाने की संभावना है। तो और साथ में PLI जैसे स्कीम, मेगा टेक्सटाइल पार्क जैसे स्कीम, और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, कई सारे स्टेट्स कोशिश कर रहे हैं कि एक से एक अच्छी पॉलिसी लाएं एक्चुअली। तो इन सबों से मुझे आशा है कि, और सबसे बड़ी बात है सर, डिमांड बहुत रोबस्ट है, चाहे डोमेस्टिक की बात करें, इंटरनेशनल। फाइनल और आखिरी सवाल सर, हम ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स यहाँ पर एक बड़े रूप में बिजनेस बढ़ा सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है कंपनीज़ को कि वो इंडिया से पूरी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें। तो जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर ही खास फोकस रखते हैं, उनके लिए आपने एक ROPDL स्कीम तो अनाउंस की। इसके बावजूद सर, इसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कुछ इंसेंटिव्स देने की सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट्स? देखिए ऐसा है कि एक्सपोर्ट के लिए जैसे अब हमारे US में हमारे यहाँ एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन UK एंड EU जो एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है विस जो हमारे कंपटीटर्स हैं, जैसे बांग्लादेश हैं, वियतनाम है। अब चाहे उनका LDC का स्टेटस हो या किसी का FTA के चलते उनको वहाँ पे ड्यूटी की एडवांटेज है ऑलमोस्ट 9 to 10% एक्चुअली। तो हमारे मंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मे बी फर्स्ट फेज़ में UK से और मे बी बाद में EU और कुछ और देशों से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या FTA हो जाए। तो ऑफ कोर्स FTA कोई बहुत आसान चीज़ नहीं होती है, बिकॉज दोनों कंट्री चाहेंगे कि दे शुड गेट अ गुड डील। हाँ, तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो। तो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए लेकिन FTA, जो कुछ FTA जिस पर डिस्कशन चल रहा है, अगर वो FTA कंक्लूड हो जाए तो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और हमारे एक्सपोर्ट के लिए वो एक काफ़ी अहम कदम होगा। ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए, और टेक्सटाइल सेक्टर का क्या भविष्य है उस पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू।